हर हर महादेव भक्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल कान्हा एंड राम पर। महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में सबसे पहले हमने दर्शन किए गुजरात के सोमनाथ के, फिर श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, उज्जैन के महाकाल के, ओंकारेश्वर और मामलेश्वर, फिर 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के और 6ठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बाद हमने 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन किए कल वाले वीडियो में। और महादेव के भक्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव के। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, कहाँ रुकना पड़ेगा, खाने पीने की व्यवस्था, यात्रा करने के लिए कौन सा माध्यम ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा और बहुत सी जानकारी जो आपको यहाँ जाने से पहले ज़रूरी है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेगा। तो बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको महाराष्ट्र में नासिक के गाँव त्र्यंबक आना पड़ेगा, जो नासिक से 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको नासिक के एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट होने के कारण आपको कभी कभार ही यहाँ की फ़्लाइट मिलेगी। तो बाय एयर आने का बेहतर विकल्प ये है कि अगर आप विदेश से या देश के किसी भी बड़े शहर से नासिक आना चाहते हैं तो आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लें। यहाँ से नासिक की दूरी 160 किलोमीटर के करीब है। या दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप पुणे एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लें। और नासिक से पुणे की दूरी 210 किलोमीटर के करीब है और यहाँ से आप बस लेकर 5 से 6 घंटे में नासिक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। नासिक से आप त्र्यंबक के लिए शेयरिंग टैक्सी कर लीजिएगा, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 40 से 50 रुपये होता है। और अगर आपका बजट कम है और रेल से यात्रा करना आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगता है तो भारत के सभी छोटे बड़े शहरों से आपको मुंबई के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ज़्यादातर ट्रेनें नासिक होकर ही मुंबई सेंट्रल आती हैं। कुछ ट्रेनों की जानकारी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रेनें डेली बेसिस पर चलती हैं। ट्रेनों की टाइमिंग कभी कभार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है कि आप यात्रा करने से पहले रेल की टाइमिंग IRCTC पे जाके भी चेक कर सकते हैं। बाकी नासिक के रेलवे स्टेशन का नाम नासिक रोड करके है। नासिक का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल पास हैं और यहाँ से आपको हर 1 घंटे में त्र्यंबक के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया 50 से 60 रुपये होता है। अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप टैक्सी से या बस से भी आ सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा महंगा पड़ता है और नॉर्थ इंडिया से और ईस्ट इंडिया से इतना ज़्यादा ट्रैवल करना बस में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी कि अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो आप बाय ट्रेन ही आएँ। एज़ यू नो, ईस्ट और वेस्ट इंडियन रेल इज़ बेस्ट। अब जब आप यहाँ पे पहुँच ही गए हैं तब हम आपको यहाँ पर रहने के लिए बेस्ट एकोमोडेशन के बारे में बताते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से आधा किलोमीटर पहले आपको श्री गजानन स्वामी ट्रस्ट मिलेगा। अगर आप 2 या 3 दिन का टूर प्लान करके आए हैं तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट लोकेशन है यहाँ पर रुकने के लिए। यहाँ पर आपको डबल बेडरूम, फैमिली रूम और डोरमेट्री सभी तरह की सुविधाएँ मिल जाएंगी। जहाँ तक किराए की बात करें तो 400 से 500 रुपये में आपको यहाँ कमरा मिल जाएगा और डोरमेट्री का 50 रुपये टैरिफ होता है। और ये है इस ट्रस्ट का प्रसादालय। जहाँ तक खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ पर 40 से 50 रुपये में पर प्लेट वाली सुविधा मिल जाएगी। सच में यहाँ पे खाने और रहने की सुविधा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वैसे आपको मंदिर के आसपास भी रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन वो इसके मुकाबले में महंगा पड़ेगा। जैसे ही कमरे का किराया वहाँ पर 1000 से 1500 रुपये है। खाने की थाली लगभग आपको 100 से 150 रुपये की मिलेगी। तो चलिए अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं। गांव के अंदर ही कुछ दूर पैदल चलने पर आपको मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगेगा और इसी पूर्वी द्वार से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ये भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने पर शिवलिंग केवल अर्घा दिखाई देती है और गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं और इन्हीं लिंगों को त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। और भोर के बाद इस अर्घा पर चांदी का मुकुट चढ़ा दिया जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद आपको रामकुंड और लक्ष्मण कुंड के दर्शन होते हैं और शिखर के ऊपर पहुँचने पर गौमुख से निकलती भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 ईस्वी में शुरू हुआ और 31 साल के लंबे अंतराल के बाद 1786 में पूरा हुआ और लगभग 16 लाख रुपए का खर्च आया, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम थी। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि था। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप की मुक्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान स्वरूप दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी नदी को अवतरित करवाया। देवताओं और गौतम ऋषि के कहने पर भगवान शिव ने यहाँ पर अपने आप को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और इस स्थान को त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाला कहा जाने लगा।
उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर को भी इस नगर का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर महाराज अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर बने इस त्र्यंबकेश्वर महादेव के जो दर्शन कर लेता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। तो भक्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दें। महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर महादेव जी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। तो मिलते हैं आपको अगली बार फिर एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा में। हर हर महादेव।